नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सूचना ये आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 16 फरवरी को प्रयागराज पहुंच रहे हैं महाकुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। जो इनका रवैया रहा है, जो इनका रुख रहा है सनातनियों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, जिस तरह की ये टिप्पणियां करते रहे हैं और हिंदुत्व का नाम लेकर के हिंदुत्व और हिंदुइज्म इसमें भी विभेद करके और जातीय जनगणना का राग आलाप करके राहुल गांधी ने जो रायता फैलाया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो रायता फैलाया है और जिस तरह की हरकतें इनकी लोकसभा चुनाव के दौरान रही है कि साहब हम जातीय जनगणना करा करके रहेंगे और तभी दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जो एसटी हैं उन सबको न्याय मिल सकता है। बहुत लोगों ने तब भी इनसे पूछा था कि भाई इतने सालों तक आपकी सत्ता रही है, आपके घर के प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू करीब करीब 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। आपकी दादी जी वो 15 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रही। आपके पिताजी राजीव गांधी भी 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो 10 साल तक रहे, पीवी नरसिम्हा राव तो 5 साल तक रहे, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री भी रहे। तो इतने लंबे समय तक आपकी सरकारें रही, आपने तब जातीय जनगणना क्यों नहीं करा ली? तब वो सब क्यों नहीं सब्ज बाग दिखाए दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सबको? जब आपकी सरकारें थी तब इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? तब क्यों नहीं राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर के पूछा कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने दलित अफसर हैं सचिव स्तर के, कितने ओबीसी हैं और कितने आदिवासी हैं? और बड़ा मज़ेदार जवाब वैसे इनको मिल भी गया था। इनको बताया गया था कि इस समय जो केंद्रीय सचिवालय में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मंत्रालयों में, वो 1991 बैच के हैं। 1991 यानी जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब के आईएएस काम कर रहे हैं। तो उस समय कितने आईएएस आपने दलित, आदिवासी, पिछड़े भरे थे? और मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव में टैक्टिकली और एक साजिशपूर्ण अभियान चला करके जो भगवान राम की प्रतिमा की, रामलला विराजमान की जो प्रतिमा थी, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसकी वजह से पूरे देश में जो हिंदू एकजुट हुआ था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को और संघ परिवार को भी, विश्व हिंदू परिषद को भी उसका श्रेय मिला था, उसको तोड़ने के लिए, ताकि लोकसभा चुनाव में हिंदू एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें, इसलिए जानबूझ करके ये जातीय जनगणना का सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है तो वो संविधान बदल देगी। वो जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है अलग अलग कैटेगरी में, उसको छीन लेगी। और हमारे देश में मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है, समुदाय ऐसा है जो आसानी से इस तरह के दुष्प्रचार और नैरेटिव में आ जाता है और वही हुआ। वो लोग थोड़ा सा डर गए और उन्होंने कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अलग अलग राज्यों में गैर भाजपा दलों को यानी विपक्षी दलों को वोट दे दिया और उसका नतीजा ये रहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की वजह से,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको 2014 में 282 सीटें मिल गई थी और 2019 में 303 अकेले बीजेपी को ही मिल गई थी, वो 240 पर लटक करके रह गई। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उसके बाद जब भाजपा मुख्यालय में वो गए तो उनके चेहरे पर एक उदासी, उनकी आंखों में एक प्रायश्चित का भाव पूरे देश ने देखा। और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो अब इतिहास बन गया है। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं अब तक लोकसभा चुनाव के बाद, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का भार संभालने के बाद 5 में से 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई। हरियाणा में, महाराष्ट्र में और अब दिल्ली में बनने वाली है। कहने का आशय ये है कि ये जो महाकुंभ है, और इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ का जो एक प्रेरक मूल मंत्र जिसको मैं कहता हूँ, बीज मंत्र जिसको मैं कहता हूँ, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। और बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने कहा था, बांग्लादेश में जिस तरीके से 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटा और सेना, जमात और कुछ दूसरे रेडिकल जो संगठन हैं उनकी मदद से वहाँ पर मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की कठपुतली के तौर पर बैठाया गया, और उसके बाद जो हिंदुओं पर क्रूरता और बर्बरता हुई वो पूरी दुनिया ने देखी है, हिंदुस्तान ने भी देखी है। तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहली बार आगरा में ये कहा था कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हुआ है, आप कमज़ोर हैं तो आपके ऊपर तरह तरह के अत्याचार जो हैं वो होते हैं। अतीत में भी जो हमारा इतिहास है वो बताता है कि मुग़लों ने और आक्रांताओं ने क्या हाल किया था। हिंदुओं के धर्म स्थल तोड़ दिए थे, धर्म परिवर्तन के लिए उनके सिर पर तलवार लटका दी थी, और बहुत सारे लोगों ने तब धर्म परिवर्तन कर भी लिया था। बहरहाल आज के दौर में कल तक ही करीब 50 करोड़ सनातनी देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच करके प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के 16 फरवरी को वहाँ जाने और डुबकी लगाने पर इसलिए भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी मध्य प्रदेश के मऊ में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हजारों रुपया खर्च करके जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, इससे क्या गरीबी दूर होती है, क्या पेट में रोटियां पड़ती हैं, क्या रोजगार मिल जाता है। ऐसी वाहियात बातें अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका संदेश और संकेत क्या है। और वैसे भी सनातनियों को ये जो इंडी अलायंस बना था, इसके घटक दलों के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा है साहब। MK स्टालिन के बेटे ने सनातन को लेकर के क्या क्या कहा था, कोड बताया था उसको, पता नहीं कौन कौन से रोगों से उसकी तुलना, मलेरिया बता दिया था। और यहाँ उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव की पार्टी में ही रहते हुए एक नेता ने तो रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में पता नहीं क्या उल जलूल बातें बकी थी। और उधर बिहार में भी जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में इनकी सबकी गठबंधन सरकार थी, लालू यादव की पार्टी की और कांग्रेस की, तो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने भी, जो यादव थे, उन्होंने क्या क्या बकवास की थी। तो सनातन को, हिंदुओं को गालियाँ बकना, उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे ने भी कर्नाटक में बहुत अनाप शनाप बातें की थी सनातन के बारे में, और सनातन के उन्मूलन की बात ये लोग कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो 50 करोड़ की डुबकी है और जिस तरह का सैलाब प्रयागराज में उमड़ रहा है, मुझे लगता है कि ये लोग इसकी अनदेखी नहीं कर पाए हैं। और ये प्रेशर है हिंदुओं का, हिंदुओं के पुनर्जागरण का, उनके उभार का, हरियाणा में हार का,
महाराष्ट्र में हार का, और अब दिल्ली में तो फिर से कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो सबके सामने है। प्रधानमंत्री ने तो पिछले दिनों कहा भी है बीजेपी मुख्यालय में कि कांग्रेस पार्टी ने तो जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। भाई 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली में खाता नहीं खुला, फिर 2015 में विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुला, एक भी विधायक नहीं जीता, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, 2020 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर ठन गोपाल कोई सीट नहीं मिली, और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी 2.5% वोट शेयर जरूर बढ़ गया, लेकिन सीट कोई नहीं मिली। तो कांग्रेस की समझ में क्या अब आ रहा है कि केवल मुस्लिम परस्ती या मुस्लिम तुष्टीकरण से ही इस देश में आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमट गए हैं। केवल 3 राज्यों में सरकारें बची हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। बाकी झारखंड में ये खामे खा मान न मान मैं तेरा मेहमान इस अंदाज में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल है, और तमिलनाडु में भी बहुत छोटी भूमिका कांग्रेस की इन दोनों राज्यों में है, इसके बावजूद वहाँ भी सरकार में शामिल है। तो 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री और 2 ऐसे राज्य जहाँ ये बस जबरन सरकार में शामिल हैं। वरना आप ये देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2014 में केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, ऐतिहासिक गिरावट थी। 2019 में भी उसमें कितनी सीटों का इजाफा हुआ था, केवल 8 सीटों का, 52 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 में ये जो जातीय जनगणना वाला शिगुफा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, खटाखट 8,500, उसकी वजह से इनकी कुछ सीटें बढ़ गई, और अलग अलग राज्यों में जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके कंधे पर सवार होकर के कांग्रेस की करीब 55-60 सीटें बढ़ गई, तो वो 99 तक पहुंच गई। लेकिन केवल 99 सीटों पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो लैंग्वेज थी उनकी बोलने की, संवाद की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इन्होंने अगर संविधान बदला, यानी संविधान में संशोधन भी किए, तो देश में आग लग जाएगी। मैंने तब भी कहा था कई प्रोग्राम्स में, मैंने कहा मिस्टर राहुल गांधी, आपके पड़नाना जवाहरलाल नेहरू ने कितने संविधान संशोधन किए थे ज़रा पता कर लो। फिर आपकी दादी ने कितने संविधान संशोधन किए थे प्रधानमंत्री रहते हुए, और आपके पापा जी ने कितने संविधान संशोधन किए थे, ज़रा ये भी पता कर लो। और इनमें अगर हम 3 दूसरे गैर नेहरू गांधी खानदान के प्रधानमंत्रियों को भी लगा लें, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, तो फिर उनकी संख्या आप देख लीजिए कितनी बैठती है। तो वो कर सकते हैं संविधान संशोधन। चुनी हुई मोदी सरकार संविधान संशोधन करेगी, संविधान को बदलेगी, तो देश में आग लग जाएगी। तो इनकी जबान इतनी कड़वी हो गई थी, इतना अहंकार इन्होंने पाल लिया था, और अब जिस तरह के रिएक्शन हुए हैं, मैं तो इसको रिएक्शन ही कहूँगा। लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस रहा कि साहब हमारी वजह से, हमारी ढील की वजह से, आलस्य की वजह से इस बार नरेंद्र मोदी जो मैजिक फिगर होती है 272 की 543 के सदन में, वो नहीं छू पाए इंडिपेंडेंटली, यानी भारतीय जनता पार्टी। तो अब हम वो सारी जितनी भी कमी रह गई है वो पूरी करेंगे। इसलिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी अब जीत रही है और राज्यों में आ रही है। तो कांग्रेस के भीतर एक घबराहट है। अभी मैं एक अखबार देख रहा था, उसका पोर्टल देख रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा फरवरी 2021 में भी संगम में डुबकी लगाने के लिए गई थी। क्यों गई थी? और प्रयागराज से वाराणसी तक की नौका की यात्रा की थी। तो भैया क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्योंकि 2022 के शुरू में
उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का वो एनजीओ टाइप नारा दे करके इन्होंने करीब 40% महिलाओं को टिकट दे करके एक दांव खेलने की कोशिश की थी। पता है क्या नतीजा रहा था? 2 पॉइंट समथिंग वोट शेयर और बस 2 एमएलए जीत करके आए थे 403 सदस्यीय विधानसभा में। यानी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अब जा रहे हैं प्रयागराज। भाई बहन तो एक प्रेशर में जा रहे हैं, एक दबाव में जा रहे हैं। ये दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हमारी भी हिंदू जो मान्यताएं हैं, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें आस्था है, विश्वास है गंगा मैया में, इसीलिए हम डुबकी लगाने आए हैं और पूजा पाठ करने आए हैं। इस तरह के टोने टोटके ये समय समय पर अतीत में भी करते रहे हैं। 2017 से पहले तो और केरल और असम के चुनाव के समय भी इन्होंने इस तरह के काम किए थे। राहुल गांधी ने धोती वोती पहन करके, जनेऊ डाल करके, मंदिर मंदिर जा कर के, लेकिन वो सब चीज़ें सिरे चढ़ी नहीं, क्योंकि छवि इतनी ख़राब हो चुकी है मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते। अभी ये वक्फ संशोधन बिल आया है, इस पर देख लीजिए इनका क्या रुख है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। तो लोग अब इनको पहचान चुके हैं, लेकिन एक प्रेशर है जिसके चलते ये प्रयागराज जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।